हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है कन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो एक सिंपल सा देखिए, साइक्लोहेक्सेन एक कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में पाया जाता है। फार्मूला तो नहीं कह सकते, कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में पाया जाता है। और हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आपको बताया था, बेयर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो उनका रीजन ये था कि साइक्लोहेक्सेन एक कन्फॉर्मेशनल फार्मूला में और विदाउट स्ट्रेन, यानी कहने मतलब जीरो स्ट्रेन में पाया जाता है, और उसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है, ये सामने साइक्लोहेक्सेन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है, हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन में, और एग्जैक्ट जैसी पोजीशन इसकी है वैसे ही है। अगर हम ये दो सिचुएशन जान लें एडजेसेंट कार्बन पे, तो वही सिचुएशन यहाँ भी प्रेजेंट है, वही यहाँ प्रेजेंट है। ईच एंड एवरीवेयर द आइडेंटिकल सिचुएशन प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब यहाँ साइक्लोहेक्सेन में एक बात और नहीं क्या आपको देखना है कि क्या इस साइक्लोहेक्सेन के फार्मूला, इसको हम बोलते हैं हावर्थ फार्मूला। हावर्थ फार्मूला की इसमें डिफेक्टिव क्या है, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है हावर्थ फार्मूला में। सपोज अगर मान लीजिए हमने एक ग्रुप लगाया CH3 और ये CH3 ऐसे लगा। अभी कोई बॉक्स तो नहीं है कि इस तरीके से कोई ऐसे लिख देगा इसको। कभी ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि चलो एक CH3 हमने ऐसे लगाया, एक CH3 ऐसे लगाया। दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अब बात यह है कि अगर हम दो मिथाइल ग्रुप को ऐसे लिख देते हैं या कोई भी ग्रुप को ऐसे लिख देते हैं, हाउ यू नो दिस इज प्रेजेंट इन सिस पोजिशन या ट्रांस पोजिशन, पता भी नहीं चलेगा आपको सिस है कि ट्रांस है। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मूला आया, क्या आया? फार्मूला है फ्लाइंग एंड वेज फार्मूला। देखा, वेज फार्मूला, ऐसा फार्मूला आपके सामने है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दिस इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट करेक्टली द पोजीशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, या आप यूं कहिए कि सिस ऑफ ट्रांस की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, इसलिए हमारे पास एक फार्मूला आया फ्लाइंग एंड वेज फार्मूला। देखिए, फ्लाइंग एंड वेज फार्मूला से आप बहुत करेक्टली मैच कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि हमने इस तरीके से एक मिथाइल ग्रुप को कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, और दूसरे मिथाइल ग्रुप को भी हमने क्या लिख दिया, डॉटेड लाइन पे लिख दिया। देखा CH3। ऐसे न लिख करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि एक को हमने यहाँ डॉटेड लाइन पे लिख दिया और दूसरे को क्या लिख दिया, डार्क लाइन पे लिख दिया। देखा आपने CH3। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कि ये पोजीशन क्या है, सिस की। ये पोजीशन किसकी है? ट्रांस की, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अगर हम सिस की पोजीशन और भी क्या लिख सकते थे, सिस की पोजीशन ये लिख सकते थे कि दोनों हम क्या लिख सकते हैं, डार्क लिख सकते हैं, दोनों डार्क लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सिस पोजीशन, यानी ये और ये दोनों क्या है, सिस पोजीशन है। अब केमिस्ट्री में ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और डार्क लाइन मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। केमिस्ट्री में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपको ये नोट करके बैठना पड़े अवे था फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ ये सिस और ट्रांस का मीनिंग है, आप समझने की कोशिश करिए। बोथ ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है इस पे। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था, और इसको पूरे का जब आप बुक पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा फार्मूला आपको यही मिलेगा। एक्चुअल में हमारा साइक्लोहेक्सेन ऐसा पाया ही नहीं जाता। दिस इज हावर्थ फार्मूला। उस हावर्थ फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए हावर्थ फार्मूला में थोड़ा फ्लाइंग एंड वेज लगाया गया, कि इसलिए कि इनकी रियल जो रिलेटिव पोजीशन है इसको पता करने के लिए बस। ऑल्दो दिस इज नॉट अ करेक्ट फार्मूला, हमारा साइक्लोहेक्सेन अब भी ऐसे फॉर्म में यानी हावर्थ फॉर्म में नहीं पाया जाता। और जबकि आप स्टडी क्या करते हो, ओनली हावर्थ फॉर्म की स्टडी करते हो। ओके, अब हम आगे बताते हैं कि आखिर साइक्लोहेक्सेन पाया कैसे जाता है। ओके, दिस क्लियर? अब आप देखिए साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट कैसे करता है। साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशनल फॉर्म, कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन पाया जाता है, 4 फॉर्म में पाया जाता है। एक आप देखेंगे कैसा फॉर्म पाया जाता है, पहले आप ऐसे लिख दिए। पहला फॉर्म चेयर फॉर्म में पाया जाता है, चेयर फॉर्म, जैसा पाया जाएगा वैसा हम लिखेंगे। दूसरा पाया जाता है ये बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म में पाया जाएगा। तीसरा आपको दिखाई देगा ये हाफ चेयर में मिलेगा, हाफ चेयर में मिलेगा फॉर्म में। एंड फोर्थ मैं आपको बताता हूं
दिस इज अब ये चेयर फॉर्म अब ट्विस्टेड बोट फॉर्म में मिलता है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म। अब जैसा है वैसे आप लिख सकते हैं, चेयर फॉर्म आपको चेयर ही जैसा लिखना पड़ेगा, दिखेगा कि ये चेयर फॉर्म है। ऐसे बोट फॉर्म, ये बोट जैसा दिखाई देगा आपको, देखा आपने, बोट फॉर्म हुआ। ऐसे मिलेगा हाफ चेयर, हाफ चेयर का मतलब आप ऐसा बनाओ कि ये स्पीसीज आपको लगे कि ये स्पीसीज आपके पास कैसा दिखाई दे रहा है, हाफ चेयर जैसा दिखाई दे रहा है, हाफ चेयर जैसा दिखाई दे रहा है, देखा आपने, हाफ चेयर हो गया। फिर अगला होता है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट के फार्मूले अलग अलग है, पर ध्यान रखना इनकी जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है उसके अनुसार ट्विस्टेड बोट कैसे पाया जाता है मैं आपको बताऊं। ट्विस्टेड बोट पाया जाता है इस तरीके से, ट्विस्टेड बोट इस तरीके से पाया जाता है, इसका एक कार्बन पूरा दूसरे प्लेन पे पाया जाता है, एक पोजीशन ये दूसरे प्लेन पे पाया जाता है। दिस इज द ट्विस्टेड बोट फार्मूला, है ना, ये हम ट्विस्टेड बोट फार्मूला के नाम से बोलते हैं। दिस इज ट्विस्टेड बोट फार्मूला। अब ये 4 फॉर्म में पाया जाता है, ये चारों फॉर्म में अब आपसे पूछा जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा जाता है, तो जैसे आप आइडिया लगाओ इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन चारों में से स्टेबिलिटी का फैक्टर में आपने पहले भी देखा कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या पाया जाता है, चेयर फॉर्म पाया जाता है। और चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी में, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन पाया जाता है, चेयर फॉर्म। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे चेयर का, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। चेयर के बाद स्टेबिलिटी पार्ट किसका आता है, उसके बाद आपको लग रहा होगा बोट फॉर्म, नो। आपको लग रहा होगा हाफ चेयर फॉर्म, नो। हाफ चेयर फॉर्म, जैसे आपको चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल बनी, तो बहुत सारे बच्चे से पूछा जाए सेकंड स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती, तो मैक्सिमम आंसर आता है हाफ चेयर। जबकि यू नो वेरी वेल हाफ चेयर का मतलब क्या होता है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, यानी एक फॉर्म है दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, आधा कन्वर्ट हुआ है, और आधा कन्वर्ट होने के बाद अगर हम स्टेबिलिटी पूछेंगे तो आप ये बोलोगे यार ये तो कोई फॉर्म में है ही नहीं, ना तो इधर है ना उधर है, बीच में है। और ऐसे फॉर्म सबसे कम स्टेबल होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली हियर, कहीं भी ऐसा अगर नजर आए आपको, तो चेयर फॉर्म के बाद तब जो सब स्टेबल पाया जाता है वो आता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म आता है, और ट्विस्टेड बोट के बाद क्या आएगा, बोट फॉर्म आएगा। और हाफ चेयर जो सबसे ज्यादा आपको स्टेबल लग रहा था, वो एक्चुअली में क्या है, सबसे कम स्टेबल है। ओके, सबसे कम स्टेबल पाया जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और कितना स्टेबिलिटी में डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं इसको, कि कितने एक दूसरे से ये डिफरेंस है, ग्राफ बना करके आपको बता देते हैं, आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। चलिए, अगर हम छोटा सा इसमें ग्राफ बनाएं और स्टेबिलिटी आपको बताएं, तो स्टेबिलिटी आप पहले देखिए। मान लीजिए चेयर फॉर्म है, और चेयर फॉर्म यहां से गुजरता है, सपोज इस तरीके से चेयर फॉर्म गुजरता है, और हाफ चेयर या जो भी हो स्पीसीज यहां से गुजरता है, और ऐसे करके हम स्टेबिलिटी का फैक्टर बताते हैं। सपोज ये एनर्जी है, हाँ। सबसे ज्यादा अगर हम अनस्टेबल फॉर्म के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हम किसकी बात करेंगे, चेयर की। अब समझ लो इसमें 0% स्ट्रेन है, ये चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर है। उसके बाद कौन सी ज्यादा स्टेबल थी, चेयर के बाद, तो चेयर के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है ट्विस्टेड बोट की। तो आप कह सकते हैं ट्विस्टेड बोट की डिफरेंस आप देखेंगे। तीसरे नंबर अगर स्टेबिलिटी का फैक्टर अगर देखा जाए तो किसका, और सबसे कम स्टेबल फैक्टर में कौन था। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये है हाफ चेयर, हाफ चेयर आपको सामने दिखाई दे रहा है, हाफ चेयर। और ये स्पीसीज अगर हम देखा जाए हाफ चेयर और चेयर के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, तो 45.2 आप ये कह सकते हैं कि हम एनर्जी लिख रहे हैं किसमें, किलो जूल पर मोल। तो ध्यान रखिए आपको इतना डिफरेंस है एनर्जी का। और उसके बाद अगर हम देखा जाए इसके इनके बीच में एनर्जी का, तो ज्यादा नहीं बल्कि क्या है 23 किलो जूल पर मोल, इसमें एनर्जी का डिफरेंस है। ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म पाया गया, ये फॉर्म जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उससे सेकंड स्टेबल की कंडीशन आ गई। इसका मतलब दिस इज नोन एज ट्विस्टेड बोट, हम यही लिख दे रहे हैं ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट फॉर्म हुआ।
अब ट्विस्टेड बोट के बाद जो दूसरा फॉर्म हो गया, अब सब उसके बाद देखिए हमने चेयर फॉर्म बनाया, हाफ चेयर बनाया, ट्विस्टेड बोट बनाया, अब किसका नंबर आएगा, अब ये नंबर आ गया किसका, बोट का नंबर आ गया, और ये हमारा बोट फॉर्म है, और उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस लगभग क्या होता है 30 किलो जूल पर मोल, यहाँ किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरीके से आप एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ खास बात नहीं बताया, सिर्फ इनके ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, यानी मैक्सिमम टाइम में पाया जाने वाला फॉर्म क्या है, चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर इज द वेरी वेरी स्टेबल फॉर्म। मैं आपको बताऊं चेयर फॉर्म का अगर एंगल देखा जाए तो एंगल होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 111 आप समझ लीजिए, 110 क्या 111 डिग्री 111 डिग्री पाया जाता है। पाया कितना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 111 होता है। इवन देन द 100% स्ट्रेन फ्री स्पीसीज इज साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, यानी इनके अंदर 111 डिग्री पाया जाता है, उसके बावजूद भी इसमें कोई तरह की किसी तरह की स्ट्रेन नहीं पाई जाती। तो ये आप समझ लीजिए कि वेरी वेरी स्टेबल फॉर्म है चेयर, और मॉलिक्यूल हमेशा चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, और हमको चेयर फॉर्म ही स्टडी करना पड़ेगा। यानी कोई भी मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहां भी वही एग्जिस्ट करेगा, और हम चेयर फॉर्म की स्टडी करेंगे और पूरी जानकारी चेयर फॉर्म की लेंगे। क्या है चेयर फॉर्म, उसकी बॉन्डिंग कैसे है, एक्सियल बॉन्ड क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट मैं इसके नेक्स्ट जो चैप्टर में नेक्स्ट क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम सारे इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे चेयर फॉर्म के बारे में। ओके।